ये फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और चूँकि आपका एग्ज़ाम अब बहुत ही नज़दीक है तो आपको टाइम आपके पास कम है, तो आपको केवल उन्हीं प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम जो भी क्लासेस ला रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो प्लेलिस्ट ज़रूर से चेक कर लीजिए। ये क्लास अगर लास्ट तक आप बिल्कुल ध्यान से देखते हैं और जो भी बातें बताई जाती हैं उन्हें फॉलो करते हैं, तो इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में बहुत कम ही ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो देखने को मिलेंगे। यानी 80% तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सभी यूनिट्स के लॉन्ग शॉर्ट ऑल टाइप क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं सभी को आप देखने वाले हैं। तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, लास्ट तक देखिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो चलिए देख लेते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट के लॉन्ग शॉर्ट सभी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ट्रिक के साथ देखेंगे। बहुत ही अच्छे से आसानी से पूरी क्लास देखने तक आपको सारे आंसर याद भी हो जाएंगे। तो यूनिट नंबर फर्स्ट देखते हैं, जिसमें कि आपको पढ़ना है भारतीय ज्ञान परंपरा एवं मध्यकालीन। यानी मध्यकाल में जो आदिकाल का ही एक भाग है, आदिकाल में ही आता है मध्यकाल। हिंदी काव्य का इतिहास पढ़ना है, यानी आदिकाल का मान के चलिए कि आपको आदिकाल के हिंदी काव्य का इतिहास के बारे में पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। तो यूनिट फर्स्ट के सबसे पहले इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि आपके एग्जाम में आता है। शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भारतीय परंपरा क्या है, भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में जो है वेद, ज्ञान का मतलब ही होता है वेद, तो आएगा ही। ज्ञान का मतलब कोई चीज़ ग्रहण करना, नॉलेज ग्रहण करना ज्ञान ही होता है। जो कि हमें किससे, इसका प्रारंभ ज्ञान का कब से हुआ, जब वेद उपनिषद जैन बौद्ध और लोक परंपराएं हमारे समाज में आई, तभी से ज्ञान का विस्तार होने लगा। आत्मा और परमात्मा के महत्व को बताया, नैतिकता के बारे में बताया और मानवीय मूल्यों से जोड़ा। भारतीय ज्ञान परंपरा ने ही हमें मानवीय मूल्यों से जोड़ा है। इसी को कहा जाता है भारतीय ज्ञान परंपरा, और जिसकी शुरुआत हमारे वेद उपनिषदों से हुई है। हमारे जो वेद हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है कि भारतीय भक्ति काल की दो प्रमुख धाराएं कौन सी हैं। आदिकाल के बाद आपका दूसरा हिंदी साहित्य के काल में जो आता है वो है भक्ति काल। तो भक्ति काल की प्रमुख धाराओं के बारे में बताना है, भक्ति काल की विशेषता, इनसे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो भक्ति काल जो है वो दो भागों में बटा हुआ है। पहला आता है कि निर्गुण भक्ति धारा, दूसरा आता है सगुण भक्ति धारा। तो सबसे पहले आप निर्गुण और सगुण के बीच अंतर समझिए। निर्गुण भक्ति धारा के जो कवि थे वो मानते थे कि ईश्वर जो है निर्गुण है, उनका कोई रूप आकार नहीं है और वो मूर्ति पूजन का विरोध करते हैं। जबकि सगुण काव्य धारा के जो कवि थे वो, उनका कहना था वो राम और कृष्ण के रूप में जो है भगवान को देखते थे, परमात्मा को देखते थे। तो निर्गुण भक्ति धारा के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं कबीर और कबीरदास और दादू और रैदास। ये तीन प्रमुख कवि हैं, इनके नाम ज़रूर से याद कर लीजिए। उसके बाद आता है सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा में जो है, सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि जो हैं तुलसीदास जो हैं वो रामचरितमानस के रचयिता हैं, जो कि राम पर मुख्य रूप से राम पर आधारित ये रचनाएं करते हैं, राम को एक आदर्श के रूप में। दूसरा आते हैं प्रमुख कवि सूरदास जो हैं वो कृष्ण भक्ति धारा, यानी कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं और उन्हीं से संबंधित इन्होंने रचनाएं की हैं। तीसरा आता है मीराबाई, ये भी कृष्ण भक्ति धारा की जो है कावित्री हैं मीराबाई। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, यूनिट नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट है कि हिंदी साहित्य के मुख्य काल कौन से हैं। हिंदी साहित्य का प्रमुख काल कौन कौन सा है। तो हिंदी साहित्य के प्रमुख काल वो चार हैं, याद कर लीजिए। पहला आता है आधुनिक काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। यानी चार काल होते हैं। पहला आधुनिक काल, यानी सबसे पहला काल जो है आधुनिक काल है, और आधुनिक काल के बाद भक्ति काल आता है, फिर रीतिकाल आता है, उसके बाद आधुनिक काल। आइए देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट का, जो कि आपके एग्जाम में 10 या 15 नंबर का पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा, भारत की जो ज्ञान परंपरा चली आ रही है का हिंदी काव्य पर प्रभाव लिखिए। आखिर इसका हिंदी काव्य पर क्या प्रभाव पड़ा, हिंदी साहित्य में ज्ञान परंपरा का क्या योगदान है, यही समझिए। तो चलिए उत्तर देखिए, बहुत ही आसानी से आपको सारा बातें समझ में आ जाएगी। तो भारतीय ज्ञान परंपरा, भारत को जो ज्ञान परंपरा है ने हिंदी काव्य को गहराई और दर्शन प्रदान किया है। जैसे कि वेद और उपनिषदों की आत्मा हिंदी काव्य में भी दिखाई देती है। हिंदी काव्य के जो सबसे पहली रचनाएं मानी जाती हैं वो वेद और उपनिषद माने जाते हैं। उसके बाद ये कवि आए, रचनाएं होने लगी। आदिकाल से पहले वेद और उपनिषद थे। ये हिंदी काव्य में भी ये हिंदी काव्य की आत्मा कहे जाते हैं, वेद उपनिषद जो हैं। उसके बाद जैन और बौद्ध साहित्य से करुणा, सत्य, अहिंसा के विचार आए। फिर आता है भक्ति काल ना। भक्ति काल में जो है आंदोलन ने प्रेम, भक्ति और समाज सुधार के भाव भरे। तो भक्ति आंदोलन जो था यानी भक्ति काल वो मुख्य रूप से प्रेम, भक्ति और समाज सुधार के भाव से भरा था। और तुलसीदास और कबीर, मीराबाई आदि कवियों ने लोक भाषा में आध्यात्मिकता को सरल शब्दों में प्रस्तुत किया। ये कवि जो हैं तुलसीदास, जो कि भक्ति काल के ये सभी कवि हैं, तो इन्होंने मुख्य रूप से सरल शब्दों में, जिससे लोक भाषा जो होता है वो सरल शब्द होता है जो कि ज़्यादातर सभी को समझ आए। ये जो है आध्यात्मिकता को सरल शब्दों में इन्होंने प्रस्तुत किया। इस प्रकार भारतीय ज्ञान परंपरा ने हिंदी काव्य को मानवता, प्रेम और भक्ति से ओतप्रोत कर दिया। यानी जो भारतीय ज्ञान की परंपरा है इसने हिंदी काव्य को मानवता, ज्ञान, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में आता है सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट नंबर फर्स्ट का कि भक्ति काल की विशेषताएं बताइए। जो भक्ति काल है ये एक प्रमुख काल माना जाता है और इसकी क्या विशेषताएं हैं इनके बारे में आपको बताना है। तो उत्तर लिखिए कि ईश्वर के प्रति गहन भक्ति और प्रेम, मुख्य रूप से भक्ति काल जो कि ईश्वर पर ही आधारित है, तो इसमें जो है ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम को बहुत ही ज़्यादा, ये एक प्रमुख विशेषता है कि इस ईश्वर पर बहुत ही ज़्यादा रचनाएं की गई, उनसे संबंधित काव्य रचनाएं हुई। सेकंड विशेषता आती है भक्ति काल की कि इस काल में जो है भाषा का सरल और लोक रूप में यानी अवधी और ब्रज भाषाओं का प्रयोग किया गया था भक्ति काल की रचनाओं में। थर्ड आता है विशेषता कि जात पात और ऊंच नीच का विरोध किया गया था भक्ति काल में। तो ये हो गई तीन विशेषता। कौन कौन सी? पहले ईश्वर के प्रति भक्ति प्रेम, दूसरा सरल भाषा का प्रयोग किया गया, और जो सामाजिक समस्या है जैसे कि जात पात, ऊंच नीच का, इन सभी चीज़ों का विरोध किया गया भक्ति काल में। अब चलिए देखते हैं अन्य विशेषताएं क्या रही हैं भक्ति काल की। तो चौथी विशेषता जो आती है कि समाज में समानता और प्रेम का संदेश, यानी भक्ति काल में पहले तो जो सामाजिक समस्याएं थी जैसे कि जात पात और ऊंच नीच का विरोध किया गया, और साथ ही समाज में सुधार करने के लिए समाज में समानता और प्रेम का संदेश दिया गया रचनाओं के माध्यम से, भक्ति काल के रचनाओं के माध्यम से। उसके बाद आता है कवियों में ईश्वर से मिलन की उत्कंठा, यानी वो कवि जो थे भक्ति काल के, वो मानते थे कि आत्मा को परमात्मा में विलीन करना है, ईश्वर से मिलन इसी को कहा जाता है। अब उदाहरण से समझिए, जैसे कि कबीर कहते हैं, कबीर का एक बहुत ही फेमस पंक्ति है कि सई इतना दीजिए और तुलसी का, जो कि रामचरितमानस, ये दो प्रमुख रचना है कबीर का। प्रमुख है कि सही इतना दीजिए, एक इनकी काव्य रचना है, दूसरा आता है तुलसीदास का रामचरितमानस, जिसमें कि ये सभी जो हैं वो भक्ति काल की विशेषता को दर्शाते हैं। रामचरितमानस भी ईश्वर से संबंधित है, और सही इतना दीजिए कबीर जो कि निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं, तो इन्होंने भी निराकार रूप में ईश्वर को स्वीकार किया है। तो इस तरह से आपने देख लिया यूनिट नंबर फर्स्ट के लॉन्ग शॉर्ट सभी टाइप के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं।
तो अगर आपको समझ आ रहा है तो कमेंट में जाके यस ज़रूर से लिखिए, और नहीं आ रहा है तो भी आप बता सकते हैं। चलिए देखते हैं यूनिट नंबर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। यूनिट नंबर 2 का नाम है आधुनिक हिंदी काव्य का इतिहास। जो अभी तक हमने आदिकाल का जो काव्य था, आदिकाल की जो विशेषताएं थी, कितने भागों में बटा था, ये सभी देखा। अब सेकंड यूनिट में आपको पढ़ना है कि आधुनिक हिंदी काव्य के इतिहास के बारे में। 2 प्रमुख काल माने जाते हैं, आधुनिक यानी जो पहले का काल था आज़ादी से पहले, और एक आता है आदिकाल, आधुनिक काल। ये 2 प्रमुख हैं। तो यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है आधुनिक काल के बारे में, इसके इतिहास के बारे में। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन आता है, प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी काव्य कब से आरंभ हुआ। आधुनिक हिंदी का काव्य जो है कब से प्रारंभ हुआ, तो उत्तर लिखिए कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब नवजागरण आया, उसी समय आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। जो कि स्वतंत्रता संग्राम 1857 से प्रारंभ हुआ, तब से ही हमारा आधुनिक हिंदी काव्य का इतिहास भी शुरू होता है। तो ये याद रखिए। अब देखते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन को। तो आधुनिक हिंदी काव्य की 4 प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में कौन सी हैं। 4 प्रमुख प्रवृत्ति या फिर विशेषताएं समझिए कि आधुनिक हिंदी काव्य के जो प्रमुख काल हैं उनके विशेषताएं क्या हैं। काल तो आज जिस तरह से आपने देखा कि आदिकाल जो है वो भक्ति काल, रीति काल भागों में बटा हुआ है, उसी तरह आपका जो आधुनिक काल आता है वो भी 4 भागों में बटा हुआ है। तो आधुनिक हिंदी काव्य 4 भागों में बटा है। उत्तर देखिए, सबसे पहला काल आता है कि छायावाद। छायावाद पहला काल है। फिर आता है आधुनिकवाद युग, ये दूसरा है। तीसरा आता है नई कविता, और चौथा है समकालीन कविता। तो इस तरह से 4 प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, 4 प्रमुख भाग हैं, 4 प्रमुख युग हैं आधुनिक हिंदी काव्य के। जो भी आप समझिए, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब जैसा कि सबसे पहला था छायावाद, तो छायावाद के बारे में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि छायावाद के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले कवि जो आते हैं छायावाद के, वो हैं जयशंकर प्रसाद। दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत। तीसरा महादेवी वर्मा, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये 4 प्रमुख कवि हैं छायावाद युग के। इन चारों से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आते हैं। ये छायावाद के प्रमुख स्तंभ कहे जाते हैं ये 4 कवि। इनका नाम आप जरूर से याद रखिए। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस इस यूनिट के, जो कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन 10-15 नंबर के आते हैं, तो ध्यान से देखिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आधुनिक हिंदी काव्य की विशेषताएं बताइए। जो आधुनिक हिंदी काव्य है, इसकी क्या विशेषताएं रही हैं, किससे संबंधित रचनाएं इस काल में हुई हैं। चूँकि आपने देखा कि इसकी शुरुआत जो है वो 1857 से हुई आधुनिक काल की। उस समय जो माहौल था समाज में वो स्वतंत्रता से संबंधित था, यानी स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। तो ये एक प्रमुख विशेषता तो समाज में देखी ही जाएगी, यानी आधुनिक काल की एक प्रमुख विशेषता होगी। तो सबसे पहला जो है विशेषता आप लिखेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित विचार, यानी देश में आज़ादी की जो मांग चल रही थी, इसीलिए जो है आधुनिक हिंदी काव्य में जो रचनाएं हैं उसमें स्वतंत्रता आंदोलन को भी शामिल किया गया। दूसरा आता है कि व्यक्ति की भावनाओं और अनुभवों का चित्रण। व्यक्ति की जो भावनाएं थी, उन्होंने जो अनुभव किया कि समाज ऐसा होना चाहिए, उन्हें स्वतंत्रता चाहिए, तो इन सभी के बारे में रचनाएं हुई थी। ये आधुनिक हिंदी काव्य की विशेषताएं हैं। तीसरा आता है कि इसमें प्रकृति और समाज और राष्ट्र प्रेम, ये 3 चीज़ जो है आधुनिक हिंदी काव्य की विशेषता है। प्रकृति के बारे में, प्रकृति से संबंधित, और समाज और राष्ट्र प्रेम, ये तीनों चीज़ें, ये 3 विशेषताएं देखने को मिलती हैं आधुनिक हिंदी काव्य में। फिर आता है कि नई भाषा और भाषा शैली और छंदों का प्रयोग। उसके बाद है कि जो है यथार्थ संघर्ष, आशा का मेल। इस काल में कवि के समाज और व्यक्ति दोनों की पीड़ा को महसूस
करते हैं। जैसे कि निराला की एक प्रमुख रचना है, वह तोड़ती पत्थर में श्रमिक जीवन का यथार्थ चित्रण मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो रचना दी गई है इससे क्या याद करना ज़रूरी है, तो हाँ, इसे ज़रूर से याद करिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि आपको एक उदाहरण सहित उत्तर देना होता है। जैसे कि आपको पूछ लिया जाएगा कि आधुनिक हिंदी काव्य की विशेषताएं बताइए, और जो भी आप विशेषता बताएंगे उसको प्रूव करने के लिए एक उदाहरण देंगे कि हाँ, ये रचनाएं हैं जिसमें ये सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो आप याद कर लीजिए कि जो निराला की वह तोड़ती पत्थर है, जो कि श्रमिक जीवन, जो मजदूर का जीवन होता है, इसका चित्रण किया गया है इस रचना में। अब आइए देखते हैं सेकंड इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो छायावाद और प्रगतिवाद में क्या अंतर है ये बताना है। ये दोनों काल हैं, आधुनिक काल के दो प्रमुख युग माने जाते हैं। तो छायावाद जो है कि वे भावनाएं और प्रकृति और आत्मा, इनसे संबंधित काव्य रचनाएं होती थी, और इसके जो प्रमुख कवि थे वो पंत थे, महादेवी और निराला, और भाषा जो है वो कोमल और कलात्मक थी। जबकि प्रगतिवादी युग में जो है वो समाज, श्रम और वर्ग संघर्ष, इसके बारे में, सामाजिक समस्याओं के बारे में। और इसके प्रमुख कवि जो आते हैं वो त्रिलोचन है, नागार्जुन है, पंत हैं। और इसमें जो है भाषा वो सीधी और जनजीवन की सरल भाषा का प्रयोग किया गया प्रगतिवादी युग में। यूनिट नंबर 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आइए देखते हैं। तो यूनिट नंबर 3 में जो है वो आदिकाल, यानी आदिकाल के जो कवि हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे आपके यूनिट नंबर 3 में। तो सबसे पहले कवि के बारे में जो आपको पढ़ना है वो है विद्यापति। विद्यापति जो है आदिकाल के एक प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस आते हैं इंपॉर्टेंट, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि विद्यापति कौन थे। तो विद्यापति, उत्तर लिखिए कि विद्यापति मिथिला के महान कवि थे। इनके बारे में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इनकी रचनाओं के बारे में ध्यान से देख लीजिए। तो ये जो है मिथिला के महान कवि थे। उन्होंने जो है विद्यापति पद्मा, इनकी प्रमुख रचना जो है एक पदावली में, जो कि राधा कृष्ण प्रेम का सुंदर वर्णन किया है इन्होंने। पदावली में राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में किसने, विद्यापति ने। उसके बाद सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये इनकी एक प्रमुख रचना है। उसके बाद आता है कि विद्यापति की भाषा कौन सी थी। तो ये चूँकि मिथिला के थे तो इनकी मैथिली भाषा इनकी है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि विद्यापति पदावली का मुख्य विषय क्या है। जैसे कि आपने पहली रचना देखी कि पदावली में जो है राधा कृष्ण के प्रेम का सुंदर वर्णन किया है विद्यापति ने। तो इन्होंने जो है, अब यहाँ पे पूछा गया है कि मुख्य विषय क्या था। विषय यही माना जाता है कि राधा कृष्ण का प्रेम का वर्णन किया तो पदावली में, तो यही इसका विषय है। और साथ ही इन्होंने भक्ति और विरह की भावना को प्रस्तुत किया है। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है विद्यापति से रिलेटेड कि विद्यापति की काव्य का मतलब होता है इनकी जो रचनाएं हैं, जो कविताएं हैं ना, उसकी विशेषता बताइए। क्या विशेषताएं रही हैं इनकी रचनाओं की। चलिए उत्तर देख लेते हैं। तो जैसा कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में आप 2 विशेषताएं इनकी काव्य की देख ही चुके हैं कि ये राधा कृष्ण पर आधारित अपनी रचनाएं करते थे ना। तो राधा कृष्ण के मधुर प्रेम का भावपूर्ण चित्रण किया है इन्होंने, और भक्ति और प्रेम का अद्भुत समन्वय। भाषा इन्होंने जो है वो संगीत और कोमलता, भाषा में संगीत, यानी जो अभी कविताएं आप गाकर पढ़ सकते हैं वही होता है संगीतात्मक ना, और कोमल, बहुत ही कोमल भाषाओं का प्रयोग किया है। साथ ही इन्होंने नारी मन की सूक्ष्म भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति की है। जो नारी के मन में भावनाएं हैं, या राधा से रचनाएं इन्होंने रिलेटेड की है, तो राधा के मन की जो भावनाएं हैं इसके बारे में इन्होंने बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति की है। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटी छोटी जो भी भावनाएं हैं, बहुत ही बारीकी से इन्होंने इसका चित्रण किया है। उसके बाद आता है कि इनके पदों में श्रृंगार रस की प्रधानता है। अब मान लीजिए कि ये आए कि उदाहरण भी लिख के सिद्ध कीजिए, तो आप उदाहरण एक ध्यान से देख लीजिए। विद्यापति की जो है एक प्रमुख पंक्ति है कि राधा कहे विद्यापति सुनु, कृष्ण बिनु नहीं साज। तो ये इनकी पदावली की एक प्रमुख पंक्ति है। अब आता है सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद्यापति से रिलेटेड।
क्वेश्चन है कि विद्यापति और सूरदास के काव्य में समानताएं बताइए। विद्यापति और सूरदास के काव्य में क्या समानताएं, क्या सिमिलरिटी देखने को मिली है, क्या समानता है, चलिए देख लेते हैं। तो दोनों ने ही क्या किया है कि राधा कृष्ण के प्रेम को केंद्र में रखा है, यानी इन्हीं से रिलेटेड इन्होंने रचनाएं की हैं राधा कृष्ण के प्रेम से संबंधित। दोनों के काव्य में जो भक्ति और प्रेम का सुंदर मेल है, इन दोनों ने भक्ति के साथ साथ प्रेम का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। सूरदास ने जो है ब्रज भाषा में बाल लीला, सूरदास जो है वो ब्रज भाषा में प्रमुख रूप से रचनाएं करते हैं। बाल लीला का यानी कृष्ण की बचपन की जो लीलाएं हैं इनके बारे में प्रेम व्यक्त किया, जबकि विद्यापति जो हैं ने मैथिली भाषा में राधा के विरह और अनुराग को दिखाया है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, जो कि है यूनिट नंबर 4 से, कि भक्तिकालीन शगुण का मतलब हमने पीछे बताया क्लास में कि शगुण का मतलब होता है कि जो कवि जो हैं वो ईश्वर को राम और कृष्ण के रूप में यानी सगुण रूप से मानते हैं। उसके प्रमुख एक कवि हैं माने जाते हैं सगुण भक्ति धारा के गोस्वामी तुलसीदास। तो गोस्वामी तुलसीदास से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखिए। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ? तो गोस्वामी तुलसीदास का जन्म जो है वो राजापुर उत्तर प्रदेश में 1532 ईस्वी के आसपास जो है माना जाता है। सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि तुलसीदास की प्रमुख कृति कौन सी है, यानी प्रमुख रचना इनकी कौन सी है? तो तुलसीदास की प्रमुख रचना मानी जाती है रामचरितमानस, जो कि पहला बहुत ही पॉपुलर ग्रंथ माना जाता है भारतीय इतिहास का। तो रामचरितमानस में इन्होंने मुख्य रूप से राम को एक आदर्श पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया है, एक आदर्श राजा के रूप में प्रस्तुत किया है। रामचरितमानस तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं किसके बारे में सुना या पढ़ा होगा, रामायण जिसे कहते हैं। और उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 कि तुलसीदास की भाषा कौन थी? तो इन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में। रामचरितमानस भी अवधी भाषा में है। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है तुलसीदास से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि तुलसी की काव्य की विशेषताएं बताइए। तुलसीदास की जो काव्य रचनाएं हैं उसमें क्या विशेषता देखने को मिलती है? तो तुलसीदास ने जो है अपने काव्य में भक्ति, राम भक्ति मुख्य रूप से, मर्यादा और आदर्श का सुंदर चित्रण किया। उन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया। उनके काव्य में लोक भाषा की सहजता, भक्ति भाव की गहराई और अनैतिक संदेश प्रमुख हैं। जैसे कि उनकी भाषा में लोक जीवन, जो लोगों का जीवन है, संसार में जो जीवन और आध्यात्मिक का अद्भुत मेल माना जाता है। कुल मिलाकर आप यही समझिए कि तुलसीदास की जो काव्य की विशेषताएं हैं उसमें भक्ति के साथ साथ जो लोक जीवन, लोगों के जीवन में किस प्रकार हम राम को एक आदर्श के रूप में मानकर और एक आदर्श प्रस्तुत किया है राम के रूप में, जो और बहुत ही सहज भाषा, लोक भाषा में, अवधी भाषा में प्रस्तुत किया। और यह जो है इनकी रचना जो है वो आध्यात्मिकता का अद्भुत मेल है। इन्होंने आत्मा और परमात्मा के मिलन को बहुत ही ज़्यादा वर्णन किया है अपनी रचना में। एक उदाहरण से समझिए, मान लीजिए उदाहरण लिखने को भी आता है तो इनकी एक प्रमुख पंक्ति है कि जो कि इनकी भक्ति को दर्शाती है, जो कि है भय प्रकट कृपाला और दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ये जो है रामचरितमानस की एक प्रमुख पंक्ति है। अब ये सब याद रखने का आप एक ट्रिक याद रखिए कि इनकी काव्य की क्या विशेषता है। जैसे कि इन्होंने मुख्य रूप से राम भक्ति से रिलेटेड रचनाएं की हैं, राम भक्ति लोक भाषा का प्रयोग किया है। और तुलसीदास जो हैं वो काव्य के 4 आधार हैं इनकी रचनाओं का, यानी इन्होंने राम को आदर्श पुरुष के रूप में और भक्ति के बारे में लोक भाषा का प्रयोग किया। यही सब इनकी काव्य की विशेषताएं मानी जाती हैं।
तो अभी तो आपने देखा तुलसीदास के बारे में, जो कि सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अब हम देखते हैं यूनिट नंबर 5, जो कि भक्ति काल निर्गुण धारा के कवि के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे कि निर्गुण भक्ति धारा के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं कबीर और मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी और कबीर ये दो हैं प्रमुख निर्गुण भक्ति धारा के कवि। चलिए देखते हैं इनसे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कबीर की भाषा कौन सी थी? कबीर ने मुख्य रूप से किस भाषा में अपनी रचनाएं की हैं? तो साधुकड़ी भाषा में इन्होंने लोक मिश्रित हिंदी, यानी हिंदी का ही एक अंग माना जाता है साधुकड़ी भाषा, इसमें इन्होंने रचनाएं की हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि कबीर का भक्ति सिद्धांत क्या है? तो कबीर जो है वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। तो इन्होंने ईश्वर को निराकार और रूपहीन माना है और ये मूर्ति पूजन का विरोध करते हैं। ये कहते हैं कि ईश्वर जो हैं वो निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं है। जबकि सगुण भक्ति धारा के जो कवि थे, अभी आपने देखा कि उसमें वो जो है राम और कृष्ण भक्ति से संबंधित रचनाएं करते थे, ईश्वर को वो राम और कृष्ण के रूप में देखते थे। जबकि कबीर ऐसा नहीं कहते, वे कहते हैं कि ईश्वर जो है निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, रूपहीन है। रूपहीन का मतलब जिसका कोई रूप आकार नहीं है। और ये मूर्ति पूजन का, पाखंडों का बहुत ही ज़्यादा विरोध करते थे कबीर, जो कि निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? मलिक मोहम्मद जायसी भी माने जाते हैं निर्गुण भक्ति धारा के कवि। इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है पद्मावत को। रामचरितमानस के बाद जो सेकंड बहुत ही प्रसिद्ध पॉपुलर रचना मानी जाती है वो पद्मावत को माना जाता है, जिसके की रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये दोनों रचनाएं के बारे में आप बहुत ही अच्छे से ज़रूर से पढ़ लीजिए। अब देखते हैं इस यूनिट के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस। ध्यान से देखिएगा, सबसे ज़्यादा नंबर आपको इसी से मिलते हैं। तो कबीर के काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। कबीर दास जो कि निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, आपने देखा भी। तो इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? इन्होंने अपने काव्य मुख्य रूप से क्या दर्शाया है, किस चीज़ के बारे में? तो कबीर के काव्य की प्रमुख विशेषता यह है कि इन्होंने मूर्ति पूजा, पाखंड, अंधविश्वास का विरोध किया। क्योंकि जिस समय ये रचनाएं करते थे उस समय समाज में बहुत ही ज़्यादा जो है अंधविश्वास फैला हुआ था, मूर्ति पूजन को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जा रहा था। तो इन सभी चीज़ों का ये विरोध करते हैं और ये कहते हैं कि जो है ये सत्य और प्रेम का संदेश देते हैं लोक भाषा में, और इनके दोहे में जो है वो जीवन की सच्चाइयाँ झलकती हैं। अब जैसे कि अभी आपने देखा कि इनकी रचनाओं में जो सच्चाइयाँ हैं जीवन की वो दरसती हैं। तो एक उदाहरण के रूप में आप एक पंक्ति इनकी याद रखिए। पंक्ति है बहुत ही पॉपुलर कि बुरा जो देखर मैं चला बुरा न मिलिया कोई। ये एक बहुत ही पंक्ति फेमस है इनकी, यानी जब बुरा देखने मैं चला और बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई। कवि कहते हैं कि मैं चला था लोगों के अंदर बुराई ढूंढने, लेकिन जो मैं दिल खोज रहा था, जो जिन लोगों को, बुरे लोगों को खोज रहा था, अंत में क्या पता चलता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनसे बुरा कोई नहीं है जो बुरे लोगों को देखने चला है। अब चलिए देखते हैं कि इनकी वाणी में जो है सत्य और निर्भयता है, यानी ये बिना डर के अपनी रचनाएं करते हैं और जीवन की सच्चाइयों के बारे में लिखते हैं। अब सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जायसी के पद्मावत काव्य का सार लिखिए। ये था, अभी हमने कबीर के बारे में देखा। अब जायसी जो कि निर्गुण भक्ति धारा के दूसरे कवि बहुत ही फेमस माने जाते हैं जायसी, इनकी प्रमुख रचना पद्मावत है। इनके काव्य का सार लिखिए, समरी लिखना है। तो पद्मावत जो है जायसी का, ये एक रूपक काव्य है जिसमें कि रानी पद्मावती की कथा के माध्यम से, यानी जो नायिका है पद्मावत की, वो पद्मावती, इन्हीं के नाम पर ही पद्मावत नाम रखा गया है इस काव्य रचना का। तो पद्मावती की कथा के माध्यम से आत्मा और ईश्वर के प्रेम को दिखाया गया है। आत्मा और प्रेम,
आत्मा और ईश्वर के प्रेम को दिखाया है, कैसे, आगे समझिए। अलाउद्दीन का लालच माया का प्रतीक है और रत्नेश का प्रेम आत्मा की पवित्रता है। मुख्य भाव इन्होंने इस रचना के माध्यम से प्रस्तुत किया है प्रेम को, त्याग को और भक्ति का संगम। तो इस तरह से 50% आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं यूनिट नंबर 6 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। यूनिट नंबर 6 में जो है वो रीतिकालीन कवियों के बारे में है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिट नंबर 2 के। तो रीतिकाल समझ लीजिए एक बार फिर से, ये आदिकाल का एक प्रमुख काल माना जाता है। आदिकाल जो है, आदिकाल भक्ति काल के बारे में आपने पढ़ा, अब रीतिकालीन कवियों के बारे में पढ़िए, ये भी आदिकाल का एक प्रमुख काल माना जाता है। तो रीतिकाल जो है, रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं देख लीजिए, जिनके बारे में आपको आपके सिलेबस में पढ़ना है। तो केशव हैं, केशवदास, बिहारी, भूषण, ये 3 जो हैं वो रीतिकालीन प्रमुख कवि माने जाते हैं। केशवदास, बिहारी, भूषण। अब शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे रिलेटेड कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। तो रीतिकाल किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है। तो रीतिकाल किसे कहते हैं? रीतिकाल जो है वह काल है जिसमें कविता में श्रृंगार, नारी सौंदर्य और अलंकार प्रमुख हुए। रीतिकाल में ये इनकी विशेषता है, एक हिसाब से समझिए कि इनमें इनकी जो रीतिकाल में जो कविताएं होती थी उसमें श्रृंगार रस का बहुत ही ज़्यादा, यानी नायक नायिका के बारे में, नारी सौंदर्य, नारी के सौंदर्य की सुंदरता के बारे में, और अलंकार का प्रयोग किया गया। अब जैसे कि रीतिकाल की जो समय सीमा है वो मानी जाती है 1650 से 1850 तक। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रीतिकाल की समय अवधि क्या है, तो आप ये याद कर लीजिएगा। आइए देख लीजिए, याद क्या करना है, 1650 से 1850 तक माना जाता है रीतिकाल को। अब सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि केशवदास की प्रसिद्ध कृति कौन सी है। केशवदास चूंकि रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं तो इनकी एक प्रमुख कृति है जो कि आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है उस कृति के बारे में, जिसका नाम है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया केशवदास की एक प्रमुख कृति है, प्रमुख रचना है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि बिहारी की प्रमुख रचना कौन सी है। सभी की ये रचनाएं जो हैं आपके सिलेबस में हैं, तो ध्यान से देख लीजिए। तो बिहारी की प्रमुख रचना जो है वो है शतसई। केशवदास की रसिक प्रिया, बिहारी की शतसई। अब देख लीजिए लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि बिहारी के काव्य की विशेषता बताइए, उत्तर लिखिए। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि आपके कंप्लीट सिलेबस को हमने इस क्लास में कवर करने का प्रयास किया है। तो अगर आपको सब कुछ समझ आ रहा है तो एक बस कमेंट आप ज़रूर से कर दीजिएगा, जिससे हमारी मेहनत सफल हो जाए और हम और भी इसी तरह से आपके लिए आपकी हेल्प के लिए क्लासेस लाते रहें। आइए देखते हैं। तो बिहारी के काव्य की विशेषताएं बताइए। बिहारी के काव्य की विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। तो बिहारी जो कि रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं, तो इनकी काव्य की विशेषताएं हैं कि इन्होंने संक्षिप्त लेकिन गहन दोहे किए हैं। कम शब्दों में इन्होंने बहुत ही गहरी बातों को कहा है। श्रृंगार रस की प्रधानता है। रूपक, उपमा, रूपक और अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है इन्होंने अपनी रचनाओं में। और साथ ही इन्होंने नारी सौंदर्य, प्रेम का सूक्ष्म वर्णन किया है। उदाहरण से समझिए, इन्होंने लिखा है नैनन ही सो नैनन ही की को बात। चलिए देखते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भूषण की कविता में राष्ट्र प्रेम कैसे झलकता है। तो भूषण जो है, उत्तर लिखिए कि भूषण ने वीर रस के माध्यम से औरंगजेब के अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाई। उस समय भीषण ने जब रचनाएं कर रहे थे तो उस समय औरंगजेब जो कि युद्ध चल रहा था, तो उसमें इन्होंने औरंगजेब के अत्याचार के बारे में लिखा। उन्होंने शिवाजी और छत्रसाला की वीरता की स्तुति की। उदाहरण जैसे इन्होंने लिखा कि जग में चलता है भूषण की बानी, ज्यों मीरन की तान।
कि जिस तरह से मीरन की तान चलती है उसी तरह भूषण की बाणी यानी भूषण जो है इनकी राष्ट्र प्रेम झलकता है इनकी रचनाओं में, ये दिखाया गया है भूषण की बानी में। देख लेते हैं यूनिट नंबर 7 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट नंबर 7 में आपको पढ़ना है आधुनिक कालीन कवि। अभी हमने आदिकालीन कवि देखे जो कि जिसमें कि भक्ति और रीतिकाल आते हैं, तो इनसे संबंधित प्रमुख कवि देखे। अब हम देखते हैं आधुनिक काल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। तो आधुनिक काल के प्रमुख कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। अगर आपने 10th और 12th में थोड़ा भी ध्यान दिया होगा हिंदी में तो इन सभी के बारे में आपको बहुत ही आसानी से पता होगा। इनकी जीवन परिचय आपने ज़रूर से याद किया होगा, सब कुछ आपको पता ही है इनके बारे में, बस आपको रिवीजन एक बार करना है ना। आइए देख लेते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में आते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस नाम से जाना जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माने जाते हैं। जो हमारा आधुनिक काल आया उसके जनक पिता कहे जाते हैं। भारतेंदु युग इन्हीं के नाम पर पड़ा, किसके? भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे। तो ये बहुत ही प्रमुख कवि हैं, इनके बारे में ज़रूर से आप याद रखिएगा आंसर। सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना कौन सी है? कामायनी। ये जो है जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना मानी जाती है। 3 प्रमुख रचनाएं अभी हमने पद्मावत के बारे में देखा था, साथ ही ये कामायनी भी बहुत ही पॉपुलर है। रामचरितमानस, कामायनी, पद्मावत, ये 3 प्रमुख रचना है हिंदी साहित्य की। क्वेश्चन नंबर 3, निराला की कविता वह तोड़ती पत्थर किस भावना को व्यक्त करती है? यह जो है कविता श्रमिक मजदूर के जीवन की कठिनाई और यथार्थ का चित्रण करती है, जिन्होंने इनमें स्त्रियों के बारे में, स्त्रियों के संघर्ष के बारे में भी चित्रण किया है। क्वेश्चन नंबर आता है 4, महादेवी वर्मा की कविता का प्रमुख भाव क्या है? इन्होंने अपनी कविताओं में किस भाव को शामिल किया है, किस विषय के बारे में रचनाएं की हैं? तो इनकी कविताओं में जो है वो करुणा, दुख और संवेदना का भाव प्रस्तुत किया है महादेवी वर्मा ने। आइए देखते हैं लॉन्ग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि छायावाद के प्रमुख कवियों और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। छायावाद की क्या विशेषताएं रही हैं, इनके प्रमुख कवि कौन से रहे हैं? विशेषता का मतलब है कि छायावाद में जो रचनाएं हुई हैं उसकी क्या विशेषता है। तो छायावाद में कवियों ने भावनाओं, कल्पना और प्रकृति के सौंदर्य, सुंदरता यानी को अभिव्यक्त किया है। भावना के बारे में, कल्पना के बारे में और प्रकृति के बारे में, ये 3 विशेषता है प्रमुख। कवि कौन कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और निराला। ये 4 स्तंभ माने जाते हैं छायावाद के, 4 प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लीजिएगा। जयशंकर, महादेवी, सुमित्रा, निराला। इन कवियों ने मानो मन की गहराई, भावना, मन की बातों को ही कहते हैं भावना, प्रेम के बारे में, दुख और जीवन की संवेदना को अभिव्यक्त किया है। सेकंड इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की क्या विशेषता है? विशेषताओं के बारे में बताना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं वो देश प्रेम और सामाजिक सुधार के विचार से ओतप्रोत थे। इनकी रचनाएं इन्हीं विचारों पर हैं। इनकी भाषा जो है वो सरल है, प्रभावशाली, लोगों पर प्रभाव डालने वाली, और इन्होंने नारी सम्मान और शिक्षा का संदेश दिया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है वो नारी सम्मान और शिक्षा का संदेश दिया, और साथ ही देश प्रेम, सामाजिक सुधार के बारे में तो दिया ही। इन्होंने हिंदी को जन भाषा बनाने का काम किया। उदाहरण से समझिए, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मल, यानी निज भाषा से ही उन्नति हो सकती। निज का मतलब होता है अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा से ही उन्नति हो सकती है। अब हम आ चुके हैं आपकी हिंदी के सबसे लास्ट यूनिट की तरफ। इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, लॉन्ग शॉर्ट सभी टाइप के, और इसी के साथ ही आपका कंप्लीट सिलेबस जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वो हो जाएंगे कंप्लीट। तो चलिए देख लेते हैं।
क्लास पसंद आया तो लाइक से मन कहे तो करिए, वरना मत करिए। बस मेरा उद्देश्य है आपकी मदद करना। चलिए देख लेते हैं यूनिट नंबर 8, छायावादोत्तर कविता और हिंदी साहित्य में नई प्रवृत्तियाँ। हिंदी साहित्य में यानी छायावादोत्तर, छायावाद के बाद की जो कविता यानी प्रगतिवाद, नई कविता, ये जो है छायावाद के बाद के युग हैं, काल हैं, इनके बारे में पढ़ना है यूनिट नंबर 8 में, सबसे लास्ट यूनिट में। शॉर्ट क्वेश्चन जो आता है कि छायावादोत्तर कविता का क्या अर्थ है। तो छायावाद के बाद ही की वह कविता जो यथार्थ, समाज और राजनीति से जुड़ी रही है वही कहलाती है छायावादोत्तर कविता। छायावादोत्तर का ही अर्थ हुआ कि छायावाद के बाद, छायावादोत्तर। सेकंड क्वेश्चन आता है कि मुक्तिबोध के किस प्रकार की कवि थे। तो मुक्तिबोध जो है वो प्रगतिवादी के कवि हैं। तो ये प्रगतिवादी और यथार्थवादी कवि थे। कौन? मुक्तिबोध। फिर आता है थर्ड, नागार्जुन की कविता की प्रमुख विषय क्या हैं। ये मुक्तिबोध और नागार्जुन जो है वो प्रगतिवाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इन्होंने जो है वो सामाजिक अन्याय, किसान और श्रमिक वर्ग की समस्याओं के बारे में अपनी रचनाओं में लिखा है। आ चुके हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। 10-15 नंबर के क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन है कि छायावादोत्तर कवियों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। जो छायावादोत्तर, छायावाद के बाद के कवि हैं यानी प्रगतिवाद और नई कविताओं के कवि, इनके जो कवियों की प्रमुख विशेषताएं क्या रही हैं। तो इन्होंने समाज और राजनीति का यथार्थ चित्रण किया है। श्रमिक और आमजन के संघर्ष के बारे में, कवि की सामाजिक जिम्मेदारियों की भावना को दर्शाया है। भाषा इन्होंने सीधी, प्रभावशाली, प्रतीकात्मक और मुख्य कवि कौन कौन से हैं देख लीजिए। अज्ञेय हैं नागार्जुन, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, ये 4 प्रमुख कवि माने जाते हैं प्रगतिवाद। तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बहुत अच्छे से करके आइए, रिलैक्स होकर एकदम, बहुत ही अच्छे से आपने सभी यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा। हमारी पूरी मेहनत आपके कमेंट पर ही निर्भर करेगी कि हम आगे किस तरह से आपकी मदद करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।